हेलो बच्चों, आईआईटी जेईई मैथ्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं सभी बच्चे अच्छे हैं और सभी की तैयारी जेईई एडवांस को और जेईई मेन को लेकर के बहुत अच्छे से चल रही है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज का पांचवा लेक्चर, लेक्चर नंबर 5 है ना। ठीक है, ये डिस्कस करेंगे और इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं सिलेक्शन ऑफ कॉन्जुगेटिव टर्म्स ऑफ इन एपी, है ना। एपी के अंदर अगर मान लो आपको कॉन्जुगेटिव टर्म्स का सिलेक्शन करना होता है तो हमें किन टर्म्स का से सिलेक्शन करना चाहिए। ठीक है बच्चों, और साथ में रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, नाउ टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, अच्छे ढंग से समझते हैं सभी बातों को। तो क्या सिलेक्शन ऑफ टर्म्स सिलेक्शन ऑफ कॉन्जुगेटिव टर्म्स, है ना। सिलेक्शन ऑफ कॉन्जुगेटिव टर्म्स इन एपी। ठीक है, अगर एपी में आपको मान लो कॉन्जुगेटिव टर्म्स का सिलेक्शन करना है, सपोज आपको 3 टर्म का सिलेक्शन करना है या 4 टर्म का या 5 टर्म्स का, अगर कॉन्जुगेटिव टर्म्स का अगर सिलेक्शन करना है तो किन टर्म्स का सिलेक्शन करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, इनके बारे में हम बात करेंगे ना। इन्हीं टर्म्स के बारे में, इन्हीं टर्म्स को हम क्यों सिलेक्ट करेंगे जो अभी मैं बताने वाला हूँ। अच्छा, बात समझो। एक टेबल पहले हम यहाँ फॉर्म करते हैं ना। एक टेबल हमने बनाया, यहाँ तो हमने लिखा नंबर ऑफ टर्म्स। मान लो आपको एपी में 3 टर्म्स का सिलेक्शन करना है या 4 टर्म्स का सिलेक्शन करना है या 5 का करना है या 6 का करना है ना। किसी भी एक टर्म का में से 3 या 4 ऐसे टर्म्स का सिलेक्शन करना है तो कैसे करना रहेगा, यहाँ लिखते हैं हम टर्म्स। ठीक है, तो कौन कौन सी टर्म्स ले सकते हैं और इधर लिखते हैं हम कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अगर मान लो आपको एपी में 3 टर्म का अगर सिलेक्शन करना है तो देखो, हम जब भी टर्म का सिलेक्शन करेंगे 3 टर्म्स का, तो ऑड नंबर ऑफ टर्म्स अगर आपको सेलेक्ट करनी है तो हमेशा आप क्या कराओ, ए के अराउंड आप सिमेट्रिकली जाओगे ना। जब टर्म्स आप सेलेक्ट करेंगे तो हमने क्या किया, एक टर्म तो ए लिया, इसके आगे वाला टर्म अगर जाए तो उसमें डी ऐड कर देंगे और इससे पहले वाले टर्म जाएंगे तो ए माइनस डी है ना। अगर डी हमारे पास फिक्स क्वांटिटी डी लिया, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अगर मान लो आपको 5 टर्म का सिलेक्शन करना है तो 5 टर्म्स का सिलेक्शन आप क्या कराएंगे, एक टर्म तो हमने ए लिया और ए के अबाउट ऑफ सिमेट्रिकली जाएंगे ना। जैसे हम यहाँ पर गए, सिमिलरली यहाँ पर भी जाएंगे। तो अपने आगे टर्म्स गए तो ए प्लस डी, और इसका नेक्स्ट टर्म कितना आएगा, ए प्लस ऑफ 2d आ जाएगा। ठीक है ना। इससे पहले अगर टर्म बात करेंगे तो ए माइनस डी, और इससे पहले वाला टर्म कितना है, ए माइनस ऑफ 2d आ जाएगा। मीन्स क्या आपने बात सीखी, अगर आपको एपी में 3 कॉन्जुगेटिव टर्म्स का अगर सिलेक्शन करना है तो बच्चों आप इन टर्म्स का सिलेक्शन करिए पहले। ठीक है, उसका कारण बताएंगे क्यों। दूसरा, अगर आपको 5 कॉन्जुगेटिव टर्म्स का अगर सिलेक्शन करना है तो आपको किन टर्म्स को सिलेक्शन करना चाहिए, इन टर्म्स का आपको सिलेक्शन करना चाहिए। ठीक है, ओके। अच्छा, इनको सेलेक्ट करने के पीछे लॉजिक क्या है ना, अब आप मेरी बात समझो। देखो, नोट में अगर मैं एक पॉइंट आपको बताऊं कि एपी है क्या, एपी यही है कि मान लो एक टर्म आपने ए ले लिया तो अगला टर्म ए प्लस डी आ जाएगा, ए प्लस 2d आएगा, ए प्लस 3d आ जाएगा, ए प्लस 4d आ जाएगा। ठीक, ऐसे करके हम लिखते जाएंगे। अब कोई 3 कॉन्जुगेटिव टर्म्स का सिलेक्शन करना है तो आप चाहे तो कोई से भी 3 टर्म्स ले सकते हैं। जैसे मान लो आपने इन 3 टर्म का सिलेक्शन कर लिया, या फिर आप चाहे तो इसके अगले 3 टर्म्स आप ले लो, कोई भी इशू नहीं है ना। बट अगर इन टर्म्स का सिलेक्शन करते हैं और इनका सिलेक्शन करते हैं तो दोनों में डिफरेंस क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक मेन पर्पज है अपना कैलकुलेशन को आसान करना ना। और कैलकुलेशंस को आसान बनाने के लिए हम इन टर्म्स का सिलेक्शन करते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, इनका आप सम निकालिए, इनका सम कितना आ रहा है, यहाँ से डी कैंसिल हो जाता है, 3 आ गया। मतलब सम निकालते क्या, एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाता है। जैसे अगर मैं यहाँ सम निकालता हूँ तो क्या हुआ, एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जा रहा है ना। ठीक है, सम कितना आ जाएगा, 5 आ गया। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इस तरह की टर्म्स का सिलेक्शन करते हैं। करने को तो आप यहाँ से भी कोई भी 3 टर्म्स ले सकते हो, कोई 5 टर्म्स भी ले सकते हैं, 4 टर्म्स भी ले सकते हैं ना। बट यहाँ से कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी हो जाती है। अब बात समझते हैं आगे। अगर मान लो आपको 4 टर्म का सिलेक्शन करना है तो 4 टर्म का सिलेक्शन कैसे लेंगे हम, a माइनस डी और a प्लस डी के अबाउट आप जाएंगे। ठीक है, a माइनस डी और a प्लस। अच्छा, इसका कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 2d आया, तो 2d कॉमन डिफरेंस आया तो अगला वाला जब मैं टर्म लिखूंगा तो उसमें 2d ऐड करके लिखेंगे। तो ये रूल होता है एपी का, तो a प्लस 3d यहाँ से आ जाएगा। इससे पहले जब जाएंगे तो 2d सब्ट्रैक्ट करके जाएंगे तो a माइनस ऑफ 3d आ जाएगा। मतलब अगर आपको 4 टर्म का सिलेक्शन करना रहेगा तो हम इस तरह से सिलेक्शन करेंगे ना। ठीक है, और कैसे लेंगे, a माइनस डी और a प्लस डी के अबाउट सिमेट्रिक जाएंगे। अच्छा, इस कॉमन डिफरेंस कितना है, 2d आया। अच्छा, इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, d, और इसका कॉमन डिफरेंस d आ जाएगा ना। ठीक है, अच्छा, अगर मान लो आपको 6 टर्म का सिलेक्शन करना है तो कैसे सिलेक्शन करेंगे, आपने a माइनस डी यहाँ लिखा और a प्लस डी हमने यहाँ लिखा। एक बात तो क्लियर हुआ, हमें इसके अबाउट जाना है ना। ठीक है, कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 2d आया यहाँ से। तो अगला टर्म अगर मैं लिखूंगा तो इसमें 2d ऐड कराएंगे तो a प्लस 3d आ जाएगा, इसमें 2d ऐड कराएंगे तो कितना है, a प्लस 5d आएगा ना।
इस तरीके से याद रखना चाहिए आपको। इससे अगर पहले टर्म जाए तो a माइनस 3d आएगा और यहाँ आ जाएगा a माइनस ऑफ 5d आ जाएगा। ठीक है, कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, 2d आ रहा है। अच्छा, आप देखो कुछ बातें आप ध्यान से समझिए ना, कुछ बातें ना, पॉइंट नंबर 1 की अगर बात करें ना, पहले देखो a की बात करें तो a कोई फर्स्ट टर्म नहीं है ना, a इज नॉट ए फर्स्ट टर्म ना। ठीक है, ए फर्स्ट टर्म नहीं है ना, ए तो अपने आप में क्या एक सिंबल है। जनरली इसे एपी में हम सीखते हैं ना, ए फर्स्ट टर्म होता है, डी कॉमन डिफरेंस होता है। तो ये ध्यान रखना है कि ए इज नॉट ए फर्स्ट टर्म है ना, ए जस्ट ए सिंबल है ना। फर्स्ट टर्म तो क्या है इस एपी का, ये रहा ना, अगर मान लो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो। ओके, दूसरी बात डी के बारे में बात करें तो डी कॉमन डिफरेंस तो पहले और तीसरे में तो डी कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें और यहाँ की बात करें तो भाई कॉमन डिफरेंस कितना दे रखा है, 2d है। ठीक, तो अब क्या बात ध्यान रखनी है भैया, आपको जो कॉमन डिफरेंस है वो 2d है ना। जैसे मान लो आपको एपी में 4 टर्म का सिलेक्शन करना है, आपने क्या किया, इन 4 टर्म्स का सिलेक्शन कर लिया सपोज, है ना। और आपने क्या किया, प्रॉब्लम में आपसे कॉमन डिफरेंस डी पूछा गया है और आपने क्या किया, जल्दबाजी में आपने क्या किया, डी का वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट किया और डी के वैल्यू को टिक करके आपने डी का वैल्यू, आपने समझा डी क्या है, कॉमन डिफरेंस है, आपने उसका आंसर टिक कर दिया। जबकि बच्चों डी कॉमन डिफरेंस नहीं है, कॉमन डिफरेंस कितना है, 2d है। तो ध्यान रखना है इस बात को ना। सिमिलरली इस वाले पॉइंट को हम यहाँ पर भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, आपको एक बात समझ में आएगा, एपी में आपको कॉन्जुगेटिव टर्म्स का सिलेक्शन करना है, 3 कॉन्जुगेटिव टर्म्स, 4 कॉन्जुगेटिव, 5 या 6 कॉन्जुगेटिव टर्म्स का अगर सिलेक्शन करना है तो कैसे करेंगे ना। इन्हीं टर्म्स का हम सिलेक्शन क्यों कर रहे होते हैं, इनको क्यों नहीं ले रहे होते हैं, आई थिंक आपको ये वाला रीजन भी क्लियर हो गया होगा ना। ओके ना, तो बस ये टॉपिक बहुत छोटा सा था, इस वाले पार्ट में तो हम इतना ही थ्योरी सीखेंगे ना। अब इसके बाद हम प्रॉब्लम्स लेते हैं जो जेई मेन और जेई एडवांस में आया हुआ है ना। तो पहला प्रॉब्लम तो मैं लेता हूँ जो जेई मेन में आया था, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं ना। क्या दे रखा है, इफ 5 numbers are in AP, 5 numbers are in AP such that कि their sum, उनका जो सम है वो कितना है, 25। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, सम इज 25 एंड प्रोडक्ट इज 2520, और प्रोडक्ट कितना है, 2520 है ना, ऐसे कुछ दे रखा है। एंड वन ऑफ द टर्म ऑफ एपी इज माइनस हाफ, ऐसे कुछ दे रखा है। क्वेश्चन पूछा था आपसे उसने, फाइंड लार्जेस्ट टर्म ऑफ एपी, लार्जेस्ट टर्म ना, मतलब जो 5 नंबर है इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, आपसे वो पूछा हो, फाइंड लार्जेस्ट नंबर है ना, ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, तो आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ठीक बच्चों, कैसे सॉल्व करेंगे इस बात को बहुत ध्यान से समझिए। पहले आप चाहें तो प्रॉब्लम खुद भी ट्राई कर सकते हैं ना, वीडियो को पॉज करिए और अपने आप से अटेम्प्ट करिए। क्या बोल रखा है, 5 नंबर्स आर इन एपी, तो 5 नंबर्स एपी में है। तो आपने क्या किया, पहले तो नंबर्स को आपने सेलेक्ट किया, लेट कर लेते हैं, लेट 5 नंबर्स, एक नंबर हमने ए लिया, अगला नंबर a प्लस डी जाएगा और उससे अगला नंबर a प्लस 2d, इससे पहले वाला नंबर a माइनस डी और a माइनस ऑफ 2d। मैंने a के अबाउट सिमेट्रिक लिया ना। ऑड नंबर्स जब भी सिलेक्ट करने तो a के अबाउट, इवन नंबर आपको जब भी सिलेक्ट करने तो a माइनस डी और a प्लस डी के अबाउट आपको सिमेट्रिक सिलेक्ट करने रहेंगे। अच्छा, गिवन क्या है सवाल में, गिवन है कि सम जो दे रखा है, तो सम कितना हुआ हमारे पास, सम इन सभी का जब सम करेंगे तो a माइनस 2d प्लस a माइनस डी प्लस a, और प्लस में a प्लस डी हमने यहाँ से लिखा, प्लस ऑफ a प्लस 2d यहाँ लिखा, और इनका सम कितना दे रखा है, 25 गिवन है। ठीक है, अच्छा, इसको जब आप सिंप्लीफाई कराएंगे तो देखो d तो सारे कैंसिल ही हो जाएंगे, फाइनली हमारे पास यहाँ से कितना आ जाएगा, 5a इज इक्वल टू 25 आ जाएगा, और a का वैल्यू यहाँ से कितना है, 5 आ गया। ठीक है, एक बात तो मुझे ये समझ में आई। आगे हमें क्या गिवन है, प्रोडक्ट गिवन है, तो प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, a माइनस डी, a माइनस ऑफ 2d, a माइनस डी हमने यहाँ लिखा, a यहाँ से आ जाएगा, a प्लस डी हमने यहाँ लिखेंगे और a प्लस ऑफ 2d, और प्रोडक्ट कितना गिवन है, 2520, ये गिवन है ना। ध्यान से समझिए बात को। अब देखो प्रोडक्ट है ना, इन सभी टर्म्स को अब देखो, पहला टर्म और आखिरी टर्म देखो सिमेट्रिक है, इन दोनों का प्रोडक्ट मैं आसानी से कर सकता हूँ, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखा हुआ है, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, 4d स्क्वायर आ गया। ठीक है, इन टर्म्स को जब आप मल्टीप्लाई कराओगे, सॉरी इन टर्म्स को, a माइनस डी इंटू ए प्लस डी कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ऑफ डी स्क्वायर आ जाएगा, इंटू में a लिखा हुआ है,
यहाँ चलो मैं ए का वैल्यू डाल देता हूँ 5 है ना, यहाँ वैल्यू पुट नहीं किया ना, और यहाँ कितना आ रहा है 2520। ठीक है, 5 से तो ये कैंसिल हो जाएगा, 5 टाइम्स यहाँ से आ जाएगा 0 और 4 ये आ गया ना। ना इस वाले पार्ट को आगे सिंप्लीफाई करते हैं, अंदर मल्टीप्लाई कराते हैं तो कितना आ जाएगा, ए पावर 4 तो यहाँ से आया, यहाँ से आएगा माइनस का ए स्क्वायर डी स्क्वायर और यहाँ से माइनस का 4 ए स्क्वायर डी स्क्वायर। सिंप्लीफाई कराएंगे तो माइनस ऑफ 5 ए स्क्वायर डी स्क्वायर आ जाएगा। आगे अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 इंटू डी पावर 4 यहाँ से आ गया, दैट इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 504 आ गया। ठीक है, कहीं कोई समस्या नहीं। ए का वैल्यू कितना आ रहा है 5 आ रहा है, तो ए का वैल्यू हम 5 डाल देते हैं, कितना आ जाएगा 625, तो यहाँ से आया। ठीक है, ए का वैल्यू हमने 5 डाला तो कितना आ गया 25 और से मल्टीप्लाई किया तो 125 यहाँ से आ जाएगा और डी स्क्वायर यहाँ पर आ गया, प्लस ऑफ 4 टाइम्स ऑफ डी पावर 4 यहाँ लिखा हुआ 504 यहाँ लिखा है। ठीक है, तो करना क्या था हमारे पास, दो अननोन थे ए और डी, दो अननोन को निकालने के लिए दो कंडीशन यहाँ पर दे रखी है, सम दे रखा है, प्रोडक्ट दे रखा है, तो मुझे करना है क्या ए और डी फाइंड आउट करना है ना। ठीक है, तो ना अब देखो यहाँ से आप बात को समझिए ना, ये कितना आ गया, इसको थोड़ा सिमेट्रिक वे में लिख लेते हैं। 4 इंटू डी पावर 4 हमने यहाँ से लिखा, माइनस ऑफ 125 डी स्क्वायर हमने यहाँ से लिखा। ठीक है, कांस्टेंट, इसको इस साइड जब लेके जाएंगे तो भैया 600 में से पहले 625 में से पहले 500 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 125 माइनस 4 किया तो 121 आ गया ना। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करके ये लिख लिया हमने। अच्छा अब ध्यान से देखो तो ये तो क्या लिखा हुआ है डी स्क्वायर में क्वाड्रेटिक लिखा हुआ है ना। अच्छा बच्चों को क्या है यहाँ से थोड़ी बात समझ नहीं आती, तो मैं एक काम ये करता हूँ, डी स्क्वायर को आप टी मान लो थोड़ी देर के लिए, तो क्या लिखा हुआ 4t स्क्वायर लिखा हुआ है, माइनस ऑफ कितना लिखा हुआ 125t लिखा हुआ, प्लस में कितना लिखा हुआ 121 लिखा हुआ, दैट इक्वल्स टू 0। अच्छा तो अब क्लियर है, टी में क्वाड्रेटिक लिखा हुआ है। अच्छा क्वाड्रेटिक है तो आपको हमेशा रिलैक्स हो जाना चाहिए, थोड़ा हंस लेना चाहिए, वाह अब तो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, है ना। तो कैसे करेंगे, आगे जब इसको सिंप्लीफाई कराएंगे तो 4t स्क्वायर तो हमने यहाँ से लिखा माइनस ऑफ 121 टी हम यहाँ लिखेंगे माइनस ऑफ 4t, इसके फैक्टर कर दिए ना, मतलब कुछ इस तरह से लिख देंगे ना। अब यहाँ से हमने क्या किया 4t कॉमन ले लिया हमने, अगर t कॉमन ले तो अंदर कितना बचा 4t माइनस 121। ठीक है, माइनस साइन यहाँ से कॉमन लेंगे तो अंदर कितना जाएगा 4t माइनस 121, दैट इक्वल्स टू कितना है 0 आया। तो यहाँ से अगर 4t माइनस 121 तो कॉमन आया, अंदर कितना आ गया t माइनस 1 दैट इक्वल्स टू 0 आया। मतलब t का वैल्यू की अगर बात करें तो t का जो वैल्यू है भैया वो कितना आ रहा है, t का वैल्यू, एक तो t का वैल्यू 1 आ रहा है और दूसरा t का वैल्यू कितना आ गया 121 अपॉन में 4 आया। t एक्चुअली में है क्या डी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर का वैल्यू कितना है 1 आया, और डी स्क्वायर का वैल्यू अगर हम बात करें तो कितना आ रहा है 121/4 आया। यहाँ से अगर मैं डी कैलकुलेट करता हूँ तो डी का वैल्यू कितना आ जाएगा प्लस माइनस 1 आ गया। अच्छा और यहाँ से अगर डी कैलकुलेट करें तो कितना आ रहा है प्लस माइनस ऑफ 1/2 आ रहा है। अब क्या तो सारी वैल्यूज पॉसिबल होंगे या कुछ ही वैल्यूज पॉसिबल होंगे ना, इस बात का मुझे अब ध्यान देना है। तो क्वेश्चन ने क्या बोला है कि डी अगर मान लो आपने डी का वैल्यू 1 लिया या -1 लिया, सपोज करो ना। ठीक है, अगर मान लो आप डी का वैल्यू 1 लेके चलते हैं तो फर्स्ट टर्म तो ए का वैल्यू तो कितना आ गया था 5 आया था ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ डी का वैल्यू अगर आप 1 लेके चलते हैं तो क्या आएगा, मिडिल टर्म तो कितना 5 दे रखा है ए का वैल्यू, तो अब क्या कॉमन डिफरेंस 1 है तो अगला टर्म कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा ना। और डी इक्वल टू जब आप -1 लेके चलेंगे तो क्या होगा, ये सीरीज रिवर्स हो जाएगी, मतलब पहला 7 आ जाएगा, फिर 6 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 4 आएगा और 3 आएगा। क्या डी का वैल्यू ये संभव है क्या, नहीं बिल्कुल ही संभव नहीं है। उसने क्या बोला कि वन ऑफ द टर्म ऑफ एपी इज कितना -हाफ है, क्या वन ऑफ द टर्म ऑफ दिस एपी इन जो 5 नंबर्स हैं इनमें जो क्या कोई -हाफ आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तो अब ऐसे डी का वैल्यू 1 और -1 तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो डी का वैल्यू हमने ये लेके चले 11/2 लेके चलते हैं, तो डी का वैल्यू जब 11/2 लेके चलेंगे तो कितना आ जाएगा 8, तो हमारे पास कितना रहेगा 5 दे रखा है, अगला टर्म हमारे पास कितना रहा 5 प्लस डी आ रहा है, 5 प्लस 11/2 हमने यहाँ लिखा, अगला टर्म कितना रहा 5 प्लस 2 टाइम्स ऑफ डी यहाँ से आया तो 2 इंटू 11/2 लिखा हमने। पिछले टर्म की अगर बात करें तो 5 माइनस ऑफ 11/2 यहाँ से आ जाएगा, और अगला पिछला टर्म जो लिखेंगे 5 माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ 11/2 हमने यहाँ से लिखा ना। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5 माइनस 11 तो कितना है -6 आया ना, जगह की कमी पड़ गई ना, थोड़ी सी जगह बन जाएगी, बना लेते हैं। ठीक है, अब आप बात को समझिए ना, तो डी का अगर वैल्यू अगर देखा जाए, सॉरी टर्म्स को अगर देखा जाए तो एक तो कितना जाए 2 से 2 कैंसिल हो गया, -6 आ गया, यहाँ से अगर देखें तो 10 माइनस तो -हाफ यहाँ पर आ गया, वन ऑफ द टर्म -हाफ आ गया ना, 5 यहाँ से आ गया, इसको अगर सिंप्लीफाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा 21/2 आ जाएगा यहाँ से, और ये कितना आ गया 2 से कैंसिल हो गया, 11 + 5 16 आ गया। मतलब जो 5 टर्म्स है हमारे पास,
तो डी इक्वल टू 11/2 पे ये वैल्यू है, और डी इक्वल टू माइनस 11/2 लेंगे तो वैल्यूज रिवर्स हो जाएंगी ना, उलट करके आ जाएंगी ना। ठीक है, तो उसने पूछा है कि अगर 5 नंबर एपी में थे और वन ऑफ द टर्म अगर -½ है तो फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। भाई लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा? 16 होगा लार्जेस्ट नंबर। क्या आंसर आ जाएगा इसका? 16 इज द आंसर। तो यही मैंने पूछा गया था बच्चों ना, बहुत ही आसान और बढ़िया प्रॉब्लम था ये। ओके बच्चों, आई होप आपको यहाँ तक की सारी बात अच्छे से क्लियर है ना। ओके बच्चों, नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं अब। अच्छा, ये वाला जो प्रॉब्लम अपन लेने वाले हैं नेक्स्ट ना, ये भी जेईई मेन में आया हुआ था ना, तो ध्यान से समझिए प्रॉब्लम को क्या दे रखा है प्रॉब्लम में। इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ एन एपी, ठीक, आर 33 एंड 1155 है ना, रेस्पेक्टिवली ना, ये दे रखा है। मतलब सम एंड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ एन एपी, मतलब एपी के हमारे पास जो तीन टर्म्स हैं, जो शुरुआत के तीन टर्म्स हैं, उनका सम आपको मालूम है और साथ में प्रोडक्ट भी आपको दे रखा है। ठीक है, देन 11th term of AP is, then 11th term of AP is, ऑप्शन ए में गिवन है, मैं प्रॉपर ऑप्शन ही लिख देता हूँ, -36, ऑप्शन बी गिवन है 25, ऑप्शन सी गिवन है -25 एंड ऑप्शन डी में प्लस का 36। ठीक है बच्चों, नाउ तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है। अब तो कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही ध्यान समझिए ना, बहुत ही आसान सा प्रॉब्लम, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। क्या दे रखा है आपके पास में? सम एंड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ एन एपी। ठीक, कोई एक एपी है जिसका फर्स्ट थ्री टर्म्स है, उनका आपको सम पता है और प्रोडक्ट आपको मालूम है। सम दे रखा है 33 और प्रोडक्ट कितना दे रखा है? 1155 है ना, ऐसे कुछ गिवन है रेस्पेक्टिवली। 11th टर्म ऑफ दिस एपी आपसे पूछा हुआ है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो पहले हमने क्या किया, फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ एपी ले लेते हैं ना। तो एक एपी हमने कंसीडर किया, उसको थ्री टर्म्स हमने क्या लिया? a माइनस डी लिया, ठीक है, a और a प्लस डी ये ले लिया ना। बाकी आगे की और टर्म्स आ रही होंगी, तो हमने फर्स्ट थ्री टर्म्स को इस अंदाज में लिया ना। ठीक है, अब देखो इनका आपको सम मालूम है, तो गिवन क्या है? सम। तो सम कितना होगा? सम आएगा यहाँ से तो 3 आ जाएगा, और दैट इक्वल टू कितना गिवन है? 33 गिवन है, तो a का वैल्यू कितना आ गया? 11 आ गया। ठीक है, कोई इशू नहीं है। आगे हमें क्या दे रखा है? प्रोडक्ट गिवन है इनका। प्रोडक्ट कितना आएगा? a माइनस डी, इनटू में a और इनटू में कितना आ जाएगा? a प्लस डी आ जाएगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट कितना गिवन है? 1155 गिवन है ना। यहाँ से अगर सिंप्लीफाई करें, a का वैल्यू 11 आ गया। ठीक है, इसको हमने लिखा a स्क्वायर माइनस ऑफ डी स्क्वायर, यहाँ लिखा 1155 यहाँ लिखा हुआ। 11 से उसको कैंसिल कराएंगे तो 1 टाइम 0 और 5, 105 यहाँ से है ना। अच्छा, a का वैल्यू डाल देते हैं 11 है ना, 11 स्क्वायर जब यहाँ डालेंगे तो ये हो जाएगा 121 आ जाएगा ना। a का वैल्यू यहाँ पुट कर दिया, डी स्क्वायर हमने यहाँ लिखा और 105 यहाँ से आया ना। और डी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा? 121 में से 105 को सब्ट्रैक्ट कराएंगे, 25 माइनस 5 16 आ गया ना। ठीक है, तो यहाँ से कॉमन डिफरेंस अगर डी की बात करें तो डी का वैल्यू कितना आ जाएगा? प्लस माइनस ऑफ 4 आ गया। ठीक है, तो डी का वैल्यू कितना आ सकता है? 4 आ सकता है, फिर -4 आ सकता है ना, दो वैल्यूज पॉसिबल है। अब देखो आप बात समझिए, अगर डी का वैल्यू अगर 4 है, ठीक है, तो डी का वैल्यू 4 हो सकता है या फिर -4 हो सकता है ना। अगर डी का वैल्यू अगर 4 है तो एपी क्या बनेगा ना। तो ये वाला टर्म ए का वैल्यू कितना है? 11 गिवन है, तो 11 तो यहाँ आ जाएगा, 11 प्लस 4 करेंगे तो 15 यहाँ आ गया, 11 माइनस 4 किया तो 7 आया। अच्छा, एक तो एपी हमारे पास ये बन रहा है ना, दो एपी फॉर्म हो रही है। दूसरा हमारे पास क्या बनेगा? रिवर्स बनेगा, एक 15 आएगा, एक 11 आ जाएगा और 7 आएगा ना। दूसरा एपी ये आ रहा है ना। उसने क्या पूछा है? 11th टर्म ऑफ दिस एपी वैसे पूछा हुआ। 11th टर्म का एपी क्या होगा? फर्स्ट थ्री टर्म्स हमारे पास इस तरह से, तो 11th टर्म अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो कितना आ जाएगा? 7a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी का वैल्यू कितना आ जाएगा? कॉमन डिफरेंस 4 आया, तो यहाँ से आंसर कितना है? 47 आया। अगर हम ये वाली एपी लेके चल रहे हैं तो अगर मान लो अगर एपी ये वाली है तो इसका 11th टर्म कितना आएगा? फर्स्ट टर्म तो आ गया 15 प्लस n माइनस 1 10 आ जाएगा, इंटू कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा? -4, तो यहाँ से कितना है? -40 और ये कितना आ जाएगा? +15 किया तो -25 आ गया। ठीक है बच्चों, अब देखो ऑप्शंस में क्या कार्यस्थानी की है ना, क्या मतलब बात को ध्यान में रखा है। जनरली बच्चे करते क्या है? डी का वैल्यू 4 निकालते हैं, इसके अकॉर्डिंग ये एपी लिखेंगे और इसका 11 टर्म कितना? 47 है, जो कि आपको ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है ना। बच्चे सोचते हैं शायद इसका आंसर नहीं आ रहा है, कहीं कुछ गलती हो, चेक करते हैं ना,
बट आपको ध्यान दो उसने जो आंसर दिया वो अकॉर्डिंग दिस एपी दिया हुआ है ना, कि फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ एपी, फर्स्ट थ्री टर्म्स ना जो दे रखी है ना, इनका सम जो दे रखा है वो इस तरह से प्रोडक्ट ये गिवन है ना, तो जो एपी है एक्चुअली वो उसके हिसाब से आंसर दिया। 11th टर्म जो आएगा कितना आ रहा है -25 आएगा, और ऑप्शन सी कैसा होगा अपना, करेक्ट होगा। क्लियर बच्चों? तो हमने सेकंड प्रॉब्लम कर लिया, और भी प्रैक्टिस करते हैं, एक दो प्रॉब्लम और लेते हैं। अच्छा, अगला प्रॉब्लम मैं जो ले रहा हूँ आईआईटी में आया हुआ प्रॉब्लम था, जेई एडवांस में। तो इस प्रॉब्लम को प्रैक्टिस करते हैं, बहुत ही आसान सा प्रॉब्लम था, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। क्वेश्चन क्या था, इफ साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल आर इन एपी, इसमें आर इन एपी, ट्राइंगल की जो राइट एंगल ट्राइंगल की साइड से वो कैसे एपी में आ रहा है, एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 24। ठीक है, तो क्वेश्चन था उसमें पूछा गया था फाइंड द लेंथ ऑफ, फाइंड द लेंथ ऑफ स्मॉलेस्ट साइड। जो स्मॉलेस्ट साइड है उसका आपको लेंथ फाइंड आउट करना है। ये वाला जो क्वेश्चन आया था जेई एडवांस 2017 में आया था ना, जेई एडवांस 2017 का प्रॉब्लम था, एक पेपर 1 में आया था। ठीक है बच्चों, अच्छा इस प्रॉब्लम को आप ट्राई करिए। आपको एक बात तो समझ में आ गई, प्रॉब्लम बहुत आसान है ना। क्या दे रखा है, साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल आर इन एपी, पता है एक राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है, उसकी साइड एपी में है, और एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल कितना है, 24 गिवन है। तो आपसे पूछा लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट साइड क्या होगा। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं बच्चों। देखो ध्यान से, पहले हमने राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल आ गया। इसकी साइड्स की बात करें तो साइड्स किसमें, एपी में 3 साइड्स हैं, तो 3 नंबर को एपी में लेना है, तो मैं एक नंबर ए माइनस डी ले लेता हूँ, एक नंबर ए और एक नंबर कितना आ जाएगा, ए प्लस डी आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब एक और बात कि राइट एंगल ट्राइंगल है ना, अगर हमने कॉमन डिफरेंस भी अगर पॉजिटिव लेके चलते हैं तो भाई ये वाली साइड सबसे बड़ी साइड रहेगी, क्योंकि हाइपोटेनस से सबसे बड़ी साइड ये आएगा। एक साइड ये ले लेते हैं ए माइनस डी, और एक साइड को ए ले लिया। तो यूजिंग पाइथागोरस सब जब आप लिखेंगे, एक कंडीशन तो हमारे पास में क्या आ जाएगा कि ए स्क्वायर प्लस ए माइनस डी का होल स्क्वायर, दैट इक्वल टू कितना आएगा, ए प्लस डी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा। एक कंडीशन तो हमारे पास में ये आएगा ना। इसको जब आगे सिंप्लीफाई करें तो ए स्क्वायर तो यहाँ से आ गया, ए स्क्वायर हमने यहाँ से लिखा प्लस का डी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ad, और दैट इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और साथ में कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ सॉरी प्लस ऑफ 2ad आ गया यहाँ पे। अच्छा देखो, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और डी स्क्वायर से डी स्क्वायर भी कैंसिल हो गया ना। ठीक है, इधर तो क्या बच गया, ए स्क्वायर बच गया। 2ad इधर आया तो इसको इस साइड लेके जाएंगे तो 4 टाइम्स ऑफ ad आ जाएगा, ए से कैंसिल हो जाएगा, तो ए का वैल्यू कितना आ गया, 4d। अच्छा एक, या फिर ए का वैल्यू 0 होगा ना, ए का वैल्यू 0 तो हो नहीं सकता क्योंकि साइड लेंथ है, साइड लेंथ का लेंथ भी 0 है ना। तो हमारे पास क्या कंडीशन आ गया, ए इक्वल टू 4d आ गया। ठीक ना, आगे की बात समझे। अच्छा उसने एरिया क्या दे रखा है, देखो उसने क्या ए और डी दो अननोन थे ना, दो अननोन को निकालने के लिए दो कंडीशन दे रखी है। एरिया है हमारे पास में हाफ ऑफ बेस इंटू अगर हाइट लगाएं, बेस इंटू हाइट अगर लगाएंगे तो एरिया कितना आ गया, 24 गिवन है, ये एरिया आ जाएगा। तो हमने क्या किया, अब ए को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए का ए माइनस ऑफ 4d, दैट इक्वल टू कितना आ जाएगा, 48 आया। तो ए का वैल्यू कितना आ रहा है, 4d आ रहा है। तो एक काम करते हैं, ए का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 4d हमने यहाँ से पुट किया, ए का वैल्यू, सॉरी यहाँ ए माइनस डी है ना, ए का वैल्यू कितना आ रहा है, 4d यहाँ पे आया था, 4d यहाँ पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3d यहाँ से आ गया, दैट इक्वल टू कितना 48 आ रहा है ना। अच्छा अब देखो 12 से जाएगा तो 4 बार कैंसिल हो जाएगा, ठीक है 12। तो डी स्क्वायर का वैल्यू कितना है, 4 आया, तो डी का वैल्यू कितना आ जाएगा, प्लस माइनस ऑफ 2 आ गया ना। तो डी का वैल्यू अगर प्लस माइनस 2 आया तो इट मीन कि हमारे पास अगर प्लस 2 लेके चल रहे हैं ना, साइड लेंथ कितना आएगा, ए का वैल्यू तो कितना है, डी का अगर डी इक्वल टू 2 लेके चल रहे हैं तो ए का वैल्यू तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो ए का वैल्यू 8 आया। तो साइड लेंथ के बारे में अगर बात करें तो एक साइड लेंथ पे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। कॉमन डिफरेंस 2 है तो आगे 10 होगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। एक तो हमारे पास ये सेट बनेगा। दूसरा जब आप डी इक्वल टू -2 लेके चलेंगे तो क्या है, सेट रिवर्स हो जाएगा, 10 आ जाएगा, 8 आ जाएगा और 6 आ जाएगा। ठीक है, वो कैसे भी लिखो, उल्टा सुल्टा कैसे भी लिखे, तो लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट साइड कितना होगा, वो तो 6 ही आएगा। ठीक, तो क्या आंसर आएगा इसका, आंसर इज लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट साइड इज 6, ये आंसर होगा। क्लियर बच्चों, आई होप आपको ये प्रॉब्लम भी क्लियर है ना। नाउ
तीन प्रॉब्लम हमने कर लिया, एक और लास्ट प्रॉब्लम करते हैं इस टॉपिक का और फिर आगे मूव करेंगे नेक्स्ट लेक्चर की तरफ, है ना। तो अच्छा देखो, ये वाली प्रॉब्लम भी बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम है, अच्छे से आप अटेम्प्ट करना। प्रॉब्लम क्या दे रखा है, द फोर्थ पावर, द फोर्थ पावर ऑफ कॉमन डिफरेंस, द फोर्थ पावर ऑफ कॉमन डिफरेंस, सॉरी, ऑफ एन एपी, of an AP with integer entries, with integer entries is added, is added to, is added to the product, to the product of any four conjugative terms, any four conjugative terms of it। क्वेश्चन है फिर प्रूव दैट द रिजल्टिंग सम, prove that the resulting sum is a perfect square, is the square of an integer। ठीक बच्चों, ये सॉल्व करना है ना, तो ध्यान से समझिए क्या दे रखा है, द फोर्थ पावर ऑफ द कॉमन डिफरेंस, है ना। फोर्थ पावर ऑफ कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी, कोई भी एक एपी है जिसकी विद एंट्रीज कैसी है, विद इंटीजर एंट्रीज, मतलब जो एपी की टर्म्स हैं सभी कैसे हैं, इंटीजर्स हैं। फोर्थ पावर ऑफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी विद इंटीजर एंट्री इज एडेड टू द प्रोडक्ट ऑफ एनी फोर कॉन्जुगेटिव टर्म्स ऑफ इट, मतलब हमारे पास में कोई भी एक एपी है उसके जो फोर कॉन्जुगेटिव टर्म्स हैं, ठीक है, उसके प्रोडक्ट में अगर हम कॉमन डिफरेंस का पावर 4 अगर जोड़ दें तो क्या प्रूफ करना है, जो रिजल्टिंग सम आएगा वो कैसा आएगा, इज द स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, है ना, वो ये आने वाला है। क्लियर बच्चों, ये ग्रीन हो गया ना क्वेश्चन में ना। तो देखो बात को समझिए ध्यान से, कैसे करेंगे, मान लो कि एक एपी है हमारे पास में और एपी की जैसे कोई एपी चल रहा है ना, ये एपी है, इसके हमने कोई फोर कॉन्जुगेटिव टर्म्स लिया, तो एक हमने ए माइनस डी ले लिया, एक ए प्लस डी लेते हैं, एक ए प्लस थ्री डी आ जाएगा और यहाँ से, और एक ए माइनस ऑफ थ्री डी हमने इसे ले लिया, ठीक है। इसके अगर कॉमन डिफरेंस की बात करें तो कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है इसका, 2d आएगा ना, ये बात ध्यान रखना ना, कॉमन डिफरेंस डी कॉमन डिफरेंस नहीं होता ना, 2d इसका कॉमन डिफरेंस है। क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि कॉमन डिफरेंस का जो पावर 4 है इसको हमने जोड़ा, एडिड टू प्रोडक्ट ऑफ एनी फोर कॉन्जुगेटिव टर्म्स, एनी फोर कॉन्जुगेटिव टर्म्स हमने ये ले लिया, इसके प्रोडक्ट में इसको जोड़ा, है ना। तो प्रोडक्ट अगर निकालेंगे तो कितना जाएगा, ए माइनस थ्री डी यहाँ से आएगा, ए माइनस ऑफ डी यहाँ से आएगा, ए प्लस डी यहाँ पर आया और ये ए प्लस ऑफ थ्री डी आ गया, ठीक है। तो ये रिजल्टिंग जो सम आया, तो आपको बताना है कि रिजल्टिंग सम कैसा है, स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, है ना, किसी एक इंटीजर का स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान समझो ना, उसको सिंप्लीफाई करते हैं ना, इसको मुझे प्रूफ करना है दैट इज ए स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर, है ना, इसी इंटीजर का स्क्वायर ये हमें शो करना है, ओके। तो 2 का पावर 4 तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, डी पावर 4 यहाँ पर लिख देंगे, ठीक बात है। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस ऑफ 9 ऑफ डी स्क्वायर, तो यहाँ से आया, यहाँ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस ऑफ डी स्क्वायर यहाँ से आ गया, ठीक बात है ना। अंदर अगर इसको फिर से मल्टीप्लाई किया जाए 16 डी पावर 4, अब देखो यहाँ से कितना आ जाएगा, एक तो ए पावर 4 का टर्म बन जाएगा, ठीक है, इसको अगर मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर, और यहाँ से मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का 9, ये बन जाएगा माइनस ऑफ ए स्क्वायर डी स्क्वायर 10 टाइम्स आ जाएगा ना, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये कितना बना 9 ऑफ डी पावर 4, कुछ ऐसे आ गया ना। अच्छा, इस बात को अगर ध्यान से देखें तो ए पावर 4 तो यहाँ से लिखा हुआ माइनस ऑफ 10 ए स्क्वायर डी स्क्वायर यहाँ लिखा हुआ है। अच्छा, 16 और 9 अगर ऐड कराएंगे कितना जाएगा, 25 यहाँ से आ जाएगा और दैट इज डी स्क्वायर आ गया, ठीक है। अच्छा, इस बात को अगर समझें तो ये तो कितना लिखा हुआ 5d का होल स्क्वायर और ये ए स्क्वायर है ना, और ये डी पावर 4 है ना, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, यहाँ से अगर हम लिखें तो ए स्क्वायर तो हमने यहाँ से लिखा, माइनस ऑफ ये कितना आ जाएगा 5d स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं ना,
ठीक बात है ना, यहाँ तक की बात हमें क्लियर हो गई। ठीक है, तो क्या परफेक्ट स्क्वायर तो आ गया ना, बट हमें प्रूफ क्या करना है, दैट इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। अच्छा ये सारी टर्म्स इंटीजर है ना, ये इंटीजर है, ये टर्म भी इंटीजर है, ये टर्म भी इंटीजर है, बट इट डजंट मीन कि ए इंटीजर है और डी इंटीजर है, ये तो उसने नहीं बोला ना। ठीक है, हाँ कॉमन डिफरेंस ये जरूर इंटीजर होगा ना, तो इंटीजर में से इंटीजर सेपरेट कराएंगे तो इंटीजर आएगा, कॉमन डिफरेंस जरूर इंटीजर है। तो मुझे देखो 2D के बारे में पता है, 2D इंटीजर है, पर ए के बारे में नहीं मालूम है ना। नाउ तो अब देखो प्रॉब्लम अब बाकी है ना, यहां से सॉल्व करना, ये इंपॉर्टेंट टास्क है, यहां तक का टास्क तो ठीक था। तो जो सम आ रहा है रिजल्टिंग सम, एक काम हम ये करते हैं, यहां से हमने कुछ ऐसे लिखा है इसको डी स्क्वायर, तो मैं ऐसे लिख लूं, तो माइनस ऑफ 4D स्क्वायर है ना, माइनस का यहाँ से लिख देते हैं और प्लस का यहाँ से करते हैं ना। तो एक काम देखो ये किया जाए, ए स्क्वायर माइनस ऑफ 5D स्क्वायर कुछ ऐसे लिखा हुआ है, तो माइनस का 4D स्क्वायर अगर मैं जोड़ देता हूँ और प्लस का 4D स्क्वायर अगर सब्ट्रैक्ट कर दें, और इसका परफेक्ट स्क्वायर तो यहाँ लिखा हुआ है ना। अब बात को आप समझिए, ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ऑफ 9D स्क्वायर, आई कैन राइट ए माइनस ऑफ 3D इंटू ए प्लस ऑफ 3D, ऐसे लिख सकते हैं। और आई कैन राइट दिस टर्म 2D का होल स्क्वायर, ऐसे लिखा जा सकता है ना। अब यहाँ पर कैसा आ रहा है, परफेक्ट स्क्वायर यहाँ आ रहा है। अच्छा अब देखो बात को यहाँ समझिए ना, ए और डी इंटीजर नहीं थे ना, इन पे तो हम कमेंट ही नहीं कर पा रहे, तो हमने क्या किया, इसको इसी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। देखो अब एक टर्म ये आ गया, ए माइनस डी एक टर्म आया ना, ये अपने आप में कैसा इंटीजर है, यहाँ से पता है ना। ए प्लस 3D भी कैसा इंटीजर है, इंटीजर को मल्टीप्लाई कराएंगे, इंटीजर से इंटीजर आ गया है ना। इंटीजर्स की टर्म्स है तो कॉमन डिफरेंस भी कैसा आएगा, इंटीजर आएगा, तो इंटीजर का स्क्वायर भी इंटीजर आया। फाइनली एक्चुअली क्या बना है, अपने आप में एक इंटीजर टर्म बनेगा, उसका परफेक्ट स्क्वायर यहाँ लिखा हुआ है ना, इंटीजर का स्क्वायर यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था, दैट इज हेंस प्रूफ। ओके बच्चों, आई थिंक आपको मतलब सारी बातें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी ना। तो बच्चों देखो ये वाला लेक्चर भी हमने बहुत अच्छे ढंग से समझ लिया है, तो अपना लेक्चर नंबर 5 यहाँ कंप्लीट होता है। एपी के रिगार्डिंग हम एक और लेक्चर लेंगे, लेक्चर नंबर 5 ना, ये लेक्चर नंबर 5 था शायद है ना, सॉरी एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ ये लेक्चर नंबर 5 है ना, लेक्चर नंबर 5 में हमने समझ ही लिया कि सिलेक्शन ऑफ कॉन्जुगेट टर्म्स ऑफ एन एपी कैसे सिलेक्ट कर रहे होते हैं, और रिलेटेड प्रॉब्लम्स को भी हमने यहाँ पे देख लिया ना। ठीक है, छोटा सा टॉपिक था, बस हमने यहाँ पे 4 प्रॉब्लम्स ली थी। एक प्रॉब्लम तो ये लिया हुआ था ना लार्जेस्ट इंटीजर वाला, एक ये प्रॉब्लम जेई मैन वाला, ये आईआईटी में आया हुआ था, एक प्रॉब्लम हमने ये लिया हुआ था, 4 प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर लिए। ठीक बच्चों, अनफ है ना, बाकी और प्रैक्टिस आप अपने ढंग से कर सकते हैं, बस इंपॉर्टेंट क्या है, थ्योरी वाला पार्ट है ना, वो क्लियर होना चाहिए, और बाकी प्रॉब्लम की प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। ओके बच्चों, थैंक यू।